हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट, मैं आपके लिए एक सीरीज लेके आया हूँ जिसमें हम इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर सारे कवर करेंगे। ठीक है, आपके 8 चैप्टर हैं, हमने एक चैप्टर कर लिया है। अगर आप में से कहीं नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, हम सारे चैप्टर करेंगे एक एक करके और उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी आपके सारे चैप्टर करेंगे। तो ये कंप्लीट सीरीज रहेगी, उसके बाद हम रिवीजन की भी सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमी का। ठीक है, चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी 1950 से 90 तक। पहले हमने जो डिस्कस किया है उस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि 1947 तक जो कि हमारी इंडियन इकोनॉमी की क्या दशा होगी थी। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2। अगर आप में से कई भी बच्चों ने जो चैप्टर 1 की वीडियो नहीं देखी, आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 में बेटे पहले हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ आपकी इकोनॉमी कौन सी होती है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, मेन आपकी 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज है। ठीक है, सबसे पहले है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसको मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। ठीक है, क्यों मार्केट इकोनॉमी कहते हैं बेटा? क्योंकि ये मार्केट फोर्सेस के द्वारा रन की जाती है। जिस प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड होगी, अगर ये स्केच की डिमांड ज्यादा है तो जो प्राइवेट ओनर्स है वो स्केच को ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। मोबाइल्स की डिमांड ज्यादा है तो वो मोबाइल को ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। लैपटॉप्स की डिमांड ज्यादा है तो लैपटॉप्स को ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। तो ऐसे जिस चीज में उनको ज्यादा प्रॉफिट होगा वो चीज वो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। तो ऐसे जो मार्केट रन होती है इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता, ना के बराबर होता है, क्योंकि इसमें जो प्राइवेट ओनर्स होते हैं वो अपना प्रॉफिट देखते हैं। जिस चीज में उनको ज्यादा प्रॉफिट है, ऑटोमोबाइल्स में, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक में, जिसमें भी उनको प्रॉफिट है ज्यादा, वो उसी चीजों को प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि उनका सोशल वेलफेयर, कोई भी उनका जो सोशल वेलफेयर उनका मोटिव होता ही नहीं है, नहीं होता। तो वो उनका सारा मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। तो प्रॉफिट कमाने के लिए वो चीजों को प्रोड्यूस करते हैं जिसकी डिमांड ज्यादा होती है। तो इसीलिए ये मार्केट रन होती है डिमांड और सप्लाई से। नेक्स्ट करते हैं हम सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी बच्चे वो इकोनॉमी होती है जो गवर्नमेंट द्वारा रन की जाती है। ठीक है, ज्यादातर ओनरशिप जो होती है वो गवर्नमेंट की होती है, पब्लिक ओनरशिप होती है। ठीक है, प्राइवेट ओनरशिप ना के बराबर होती है। और इसका जो मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर ही होता है। गवर्नमेंट देखती है प्रॉफिट भी, लेकिन अगर सोसाइटी के लिए कुछ चीजों की इंपॉर्टेंस है तो वो चीज प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, अगर कोई हेल्थ पर जरूरी है, उनको मेडिसिन बनाना, उनको जरूरी है कोई जो फूड प्रोडक्शन है, फूड ग्रेन्स है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, चाहे उसका कोई प्रॉफिट नहीं है, सब्सिडी देना, सब कुछ करना, ये गवर्नमेंट के काम होते हैं। और ये होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी में। इसमें वो चीजें प्रोड्यूस की जाती हैं जो कि एक कंट्री के लिए, वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट इसमें सेकेंडरी रहता है। और थर्ड थर्ड जो आपकी टाइप ऑफ इकोनॉमी आएगी वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी? मिक्स्ड इकोनॉमी। आप नेम से देख सकते हो ये दोनों का मिक्सचर होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, इसमें प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों मिलके इंडस्ट्री जो इकोनॉमी को रन करते हैं। ठीक है, इसमें प्रॉफिट देखती है प्राइवेट इंडस्ट्रीज, वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। गवर्नमेंट प्रॉफिट एज वेल एज वेलफेयर के लिए भी काम करती है। तो इसीलिए इसको बेस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी बोला जाता है और इसको हमने इंडिया में अडॉप्ट किया है। आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्यों इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है। आप ये लिख सकते हो क्योंकि इसमें प्रॉफिट और सोशल वेलफेयर दोनों को नजर में रखा जाता है और इसीलिए इसको बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है और इंडिया में इसीलिए इसको अडॉप्ट किया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लानिंग कमीशन इन इंडिया। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन इंडिया कब सेटअप हुआ था इंडिया में? 1950 में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तब प्राइम मिनिस्टर कौन थे हमारे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 1950 में स्टैब्लिश हुआ था। तो हमने 5 ईयर प्लान को अडॉप्ट किया था, ये तब यूएसएसआर में थे। 5 ईयर प्लान में क्या होता था कि 5 सालों तक हम ऐसे लक्ष्य बनाएंगे, ऐसे कुछ गोल बनाएंगे अपनी इकोनॉमी के लिए जिसको हम अगले 5 सालों में पूरा करेंगे। ठीक है, पीसी महबोलियंस जो है कोलकाता के थे, इनको आप जिन्हें जूल लर्न करना है, ठीक है, इनको फाउंडर बोला जाता है। इसका आईएसआई का, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन का फाउंडर माना जाता है इनको। ठीक है,
ये इनका एक जर्नल था जो फेमस था, लर्न कर सकते हो, उसका नाम था संख्या। ठीक है, इनको फादर माना जाता है, फादर ऑफ स्टैटिस्टिकल इन इंडिया। ठीक है, ये आप याद कर सकते हो। नेशनल स्टैटिस्टिकल डे मनाते हैं हम इनकी डेट ऑफ बर्थ पे। ठीक है, ये है 29 जून। ठीक है, ये बोर्न हुए थे 29 जून 1893 में। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि प्लानिंग जो 5 ईयर प्लान्स होते हैं उनके कॉमन गोल कौन से हैं। ठीक है, ये हमारे कॉमन गोल्स होते हैं बेटे, जीडीपी ग्रोथ होता है, मॉडर्नाइजेशन होता है, सेल्फ रिलायंस होता है, एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी होता है। ठीक है, तो ये हमारे 4 जो कॉमन गोल होते हैं 5 ईयर प्लान्स के। समझते हैं 1 बाय 1 क्या है। जीडीपी ग्रोथ, बेटा जब ग्रोथ की बात होती है तो वो ग्रोथ बात करते हैं जीडीपी की। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें ये होता है कि गवर्नमेंट इंक्रीज करती है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का। गवर्नमेंट का गोल होता है कि जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रही है इंडिया में, एक कंट्री में आउटपुट जो प्रोड्यूस हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज, उसके फ्लो को इंक्रीज करना फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। ठीक है, ये नहीं कि एक साल में इंक्रीज हुआ अगले साल कम हो गया, नहीं, उस आउटपुट को मेंटेन भी रखना। तो ये होता है हमारा ग्रोथ इन जीडीपी, और गुड्स एंड सर्विसेज के जो आउटपुट के लेवल को मेंटेन रखना, इंक्रीज करना, ये हमारा फर्स्ट जो कॉमन गोल है 5 ईयर प्लान्स का। सेकंड है मॉडर्नाइजेशन। बेटा आप एक गवर्नमेंट कैसे जो प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकती है, कैसे इंक्रीज कर सकती है आप बताओ। यहाँ तो वो अपने रिसोर्सेस को इंक्रीज करेगी। ठीक है, अगर आप 1 एकड़ में कुछ भी चीज इंक्रीज उगा रहे हो, अगर आप उससे दुगना इंक्रीज करना चाहते हो तो एक और एकड़ आपको खरीदना पड़ेगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेस को इंक्रीज नहीं कर सकती कई बार। तो सबसे अच्छी चीज है मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन एक बहुत अच्छी चीज होती है कि मॉडर्नाइजेशन से क्या, न्यू टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, जैसे टेक्नोलॉजी है बेटा, पहले एक क्लास में एक टीचर पढ़ाता था, 30 बच्चों को पढ़ा रहा है, 40 बच्चों को पढ़ा रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी के कारण देखो आप, ऑनलाइन क्लासेस के कारण हजारों लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं एक टीचर से। तो ये क्या मॉडर्नाइजेशन है। तो मॉडर्नाइजेशन से आप इंक्रीज कर सकते हो अपनी आउटपुट को, अपनी सर्विसेज को। ठीक है, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन एक बहुत अच्छा एक एग्जांपल है। ग्रीन रेवोल्यूशन से देखो आप कितनी जो प्रोडक्शन है इंडिया की इंक्रीज हुई, वो किससे हुई? मॉडर्नाइजेशन से। सो ये है सेकंड गोल। थर्ड गोल आपका है सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी। हर कंट्री का एक मोटिव होता है कि वो सेल्फ सफिशिएंसी हो और उसमें सेल्फ रिलायंस हो, उसकी किसी और कंट्री के ऊपर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर कोई भी तरह की वो डिपेंडेंसी ना हो, फूड ग्रेन्स के लिए स्पेशली। ठीक है, 1965 में ये चीज बात पहले बड़ी क्लियरली निकल के आई थी, जब हमारी इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी और अमेरिका ने, यूएस ने हमें थ्रेटन किया था कि दे विल स्टॉप देयर ऑल काइंड ऑफ एड्स टू इंडिया, स्पेशली फूड ग्रेन्स की जो एक्सपोर्ट है वो उसको रोक देंगे। ठीक है, तो तब से जो हमारे इंडिया का गोल रहा कि हम उसको सेल्फ सफिशिएंट होंगे और सेल्फ रिलायंस होंगे फूड्स के लिए। तो ये हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट गोल है। ठीक है, फोर्थ है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा ये सारे गोल यूजलेस हैं अगर आप इसको अचीव नहीं कर पा रहे, सारे गोल। इसमें क्या है कि किसी एक हैंडफुल पर्सन, जो कुछ मुट्ठी भर लोग ही अमीर ना हो, इकोनॉमी में रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो। ठीक है, सबको इक्वल ग्रो करने का चांस मिले, प्रोडक्शन करने का, बिजनेस करने का चांस मिले। ऐसा ना हो कि रिच और ज्यादा रिच रहोगे और पुअर और ज्यादा पुअर हो गए, अमीर और अमीर हो गए और गरीब हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी है वो इक्वल तरीके से हो, हर किसी को ग्रो करने का चांस मिले, चाहे वो बिजनेस है चाहे वो जॉब है। तो ये है हमारे कुछ 4 इंपॉर्टेंट गोल्स जो कॉमन गोल्स होते हैं आपके 5 ईयर प्लान के। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। स्टूडेंट हमने पहले चैप्टर में एग्रीकल्चर के बारे में बात की, थोड़ा आप देख सकते हो, पहली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी इस चैप्टर के लिए। उस चैप्टर में हमने डिस्कस किया कि एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी थी 1947 तक वो लो थी, बैकवर्ड इकोनॉमी थी, आउटपुट बहुत कम थी, इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत कम थी, और लैंड सिस्टम था जो उसमें ज़मींदारी सिस्टम था, उसमें एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सिस्टम था। तो जो हमारी एग्रीकल्चर थी वो 1947 तक बैकवर्ड थी। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या किया गया? उसको इम्प्रूव करने के लिए 2 रिफॉर्म्स लेके आए गए, लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स में 2 थे, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आएंगे आपके और टेक्निकल रिफॉर्म्स आएंगे। ठीक है, ये मैंने एक साथ लिखे ताकि आपको लर्न करने में इजी रहे।
ठीक है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स लाए गए, ठीक है, एग्रीकल्चर को की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने के लिए। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की पहले बात करते हैं। सबसे पहले क्या किया, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स कौन थे, जो बिचौलिए थे उनको निकाला गया बीच में से, ठीक है। स्टेट और टीलर्स के बीच में जो इंटरमीडिएट्स थे, जमींदार थे, उनको निकाला गया, और टीलर जो थे डायरेक्ट अपनी चीजों को सेल कर पा रहे थे टू द स्टेट गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट। इससे क्या हुआ कि उनके प्रॉफिट इंक्रीज हो गई, जो एक्सप्लॉयटेशन थी जमींदारों की वो खत्म हो गई। तो ये पहली चीज की गई। सेकंड चीज क्या की गई, सीलिंग ऑफ द लैंड होल्डिंग्स। बेटा बहुत जमींदारों ने बहुत ज्यादा जमीन को होल्ड किया हुआ था, तो गवर्नमेंट ने उसको कम करवाया, उनके रिश्तेदारों के नाम पर, उनके जो बाकी जो भाई बंधुओं के नाम पे जो जमीनें थी उनको मैक्सिमम जो एक लैंड जितना वो होल्ड कर सकते थे उससे जो ज्यादा सरप्लस लैंड था वो गवर्नमेंट के अंडर आ गया, और उसके बाद उस सरप्लस लैंड को, जो बड़ी हुई जमीनों को किसको दिया गया, स्मॉल फार्मर्स को, ताकि जो हमारे एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन ज्यादा हो सके। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, जैसे मैंने आपको पहले चैप्टर में समझाया था कि हमारे फार्मर्स के पास एक जगह पर इकट्ठी जमीन नहीं थी, ठीक है, वो जमीनें इधर उधर फैली हुई थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने किया कि उसको कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट होता है आप इकट्ठा करके एक जगह ले आओ। जैसे मैंने इन दोनों पॉइंट्स को कंसोलिडेट कर दिया, ये अलग अलग पॉइंट्स थे, टेक्निकल रिफॉर्म्स इंस्टीट्यूशन अलग थे, बट मैंने इसको कंसोलिडेट करके इकट्ठा करके एक बोर्ड पे इकट्ठा कर दिया ताकि वो आप उस दोनों को समझ सको। तो उन्होंने कंसोलिडेट कर दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ, उनकी जो प्रोडक्शन थी वो इंक्रीज हो गई, उनके एफर्ट कम हो गए बट प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई। तो 2004 के डाटा के अनुसार 1633 हेक्टेयर्स जो था कंसोलिडेशन होल्डिंग्स हुई थी, ठीक है। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ एक्ट, जो ऑनर थे वो बहुत ज्यादा रेंट चार्ज कर रहे थे डीलर से, तो उन्होंने ये फिक्स कर दिया कि जो ऑनर है वो 1/3 से ज्यादा रेंट चार्ज नहीं कर पाएंगे। 1/3 किसका, आउटपुट का, जितनी जो आउटपुट, जितना उसमें से गेहूं पैदा हुआ, राइस पैदा हुआ, उसकी जितनी प्राइस होंगे बेटा वो उससे ज्यादा, उसके 1/3 वैल्यू से वो ज्यादा रेंट नहीं लेंगे। चलिए बेटा नेक्स्ट करते हैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग का बहुत बड़ा फायदा हुआ। छोटे फार्मर्स जिनके पास बहुत कम अनाज पैदा हुआ है, कम गेहूं पैदा हो, कम राइस पैदा हो, वीट पैदा कम हुआ है, तो वो बार्गेनिंग पावर उनकी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, तो वो कोऑपरेटिव फार्मिंग लिया गया, एक ग्रुप्स बनाए गए फार्मर्स के जो कि अच्छे प्राइस के लिए बार्गेन करते थे टू द जो उनको खरीदना चाहते थे। तो इससे जो बार्गेनिंग पावर थी छोटे किसानों की वो अच्छी हो गई, ठीक है। तो ये फायदे हुए, बट इसमें एक पार्शियल इंप्लीमेंटेड पॉइंट आता है कि ये जो सारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं वो पार्शियली इंप्लीमेंटेड हुए हैं, वो पूरे देश में इंप्लीमेंट नहीं हो पाए। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। ये ज्यादा जो अच्छी तरह से इंप्लीमेंट हो पाए वो दो स्टेट से, वेस्ट बंगाल, WB लिखा है मैंने, और केरला, दो जगह पे, ठीक है। तो ये थे आपके इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। चलिए नेक्स्ट करते हैं टेक्निकल रिफॉर्म्स। टेक्निकल रिफॉर्म्स क्या किए गए बेटा, ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे बड़ा रोल था HYV, जो टेक्निकल हमारे रिफॉर्म्स में आता है कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को लाया गया। बेटा इनकी जो प्रोडक्शन थी वो हाइब्रिड सीड्स थे, ठीक है, इनकी जो पैदावार थी वो ज्यादा थी, प्रोडक्शन जो आउटपुट थी वो ज्यादा थी एज कंपेयर टू कॉमन सीड्स। तो ये देखो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो टाइम में 1967 और 68 में कितने परसेंट जो आउटपुट इंक्रीज हुई थी, 25% आउटपुट इंक्रीज हुई थी एक साल में, ठीक है। इसके ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या क्या एलिमेंट थे, सबसे पहले आपका HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आएगा, ठीक है। वो कौन से सीड्स थे पूछ सकते हैं आपसे एक नंबर में, ठीक है। वो कौन से, 2 नंबर में पूछ सकते हैं, वो कौन से वीट था, ठीक है, बाजरा था, राइस था, मेज था, कॉटन था। इसके HYV सीड्स प्रोवाइड किए गए बाय द गवर्नमेंट इन द मार्केट, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन का, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर का बहुत बड़ा रोल था, प्रोडक्शन तो बेटा हम पहले भी कर रहे थे, तो क्या हुआ, फर्टिलाइजर्स के यूज होने से
जो प्रोडक्शन थी वो और ज्यादा इंप्रूव हो गई। ठीक है, इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ। ठीक है, सेकंड थर्ड पॉइंट आपका आता है यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड। बेटा हमारी फसलें जो थी वो कुछ पेस्टिसाइड्स के द्वारा, कुछ कीड़ों के द्वारा वो खाई जा रही थी, बर्बाद हो जाती थी, उसको भी हमने कंट्रोल करने की कोशिश की ग्रीन रेवोल्यूशन के द्वारा। ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स लाए गए, पेस्टिसाइड्स लाए गए। गवर्नमेंट ने 14 सेंट्रल प्लांट्स भी बनाए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थे, जो पेस्टिसाइड्स कंट्रोल के बारे में ज्ञान, जो रिसर्च करते थे और नॉलेज देते थे किसानों को। तो ये कुछ एफर्ट्स किए गए। लास्ट किया गया एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन, वाटरिंग द प्लांट्स, जो पानी को जी सुविधा थी वो अच्छी नहीं थी इंडिया में। आप देख सकते हो 1951 में 17% थी ओनली, प्लान्ड पीरियड में ही उन्होंने 45% कर दिया। ठीक है, जो बच्चे ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थे ना, इनकी ये खासियत थी, इनको प्रॉपर जो वाटर एक क्वांटिटी चाहिए थी ग्रो करने के लिए, तो वो एक एक्सपेंशन ऑफ प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम की बहुत अच्छी जरूरत थी। तो ये सारे रिफॉर्म्स किए गए एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम। हाँ जी स्टूडेंट, अब डिस्कस करते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है टू फेसेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन के टू फेसेस थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने एक साथ लिख दिया ताकि आपको उसको लर्न करने में इजी रहे। ठीक है, फर्स्ट फेज जो था मिड 60 से 70 तक था। फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कब तक था? 60 से 70 तक था। ठीक है, बट इसके बारे में बात करते हैं, इसके क्या क्या फीचर थे, कैसे रहा। बेटा इसका जो स्कोप था फर्स्ट फेज का वो रिस्ट्रिक्टेड था कुछ लिमिटेड क्रॉप्स के लिए, जो थी वीट एंड राइस। ज्यादा जो पैदावार देखने को मिली फर्स्ट फेज में वो वीट और राइस को देखने में मिली, अदर क्रॉप्स में कम मिली। तो नेक्स्ट क्या फीचर था, जो लिमिटेड रीजन्स को ही बेनिफिट मिला, पंजाब को मिला, आंध्र प्रदेश को मिला, तमिलनाडु को मिला। ठीक है, ये तीन जो स्टेट्स थे इनको ज्यादा बेनिफिट मिला फर्स्ट फेज में, रादर देन बाकी स्टेटों को ज्यादा बेनिफिट नहीं मिला। ठीक है, नेक्स्ट जो थी जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थे, बेटा वो रिक्वायर करते थे प्रॉपर वाटर सप्लाई। ठीक है, तो इसीलिए वो इन स्टेट्स में जो प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज कहीं ना कहीं अवेलेबल थी, दैट्स वाई जो थे इन एरियाज में प्रोडक्शन बहुत अच्छी हुई। तो ये थी कुछ पॉइंट्स। नेक्स्ट थे हमारा लास्ट पॉइंट है, इसमें से बेटा बिग फार्मर्स को ही ज्यादा बेनिफिट हुआ, क्योंकि जो ग्रीन रेवोल्यूशन में HYV सीड्स लेना, फर्टिलाइजर्स लेना, पेस्टिसाइड्स लेना और कुछ मॉडर्न टेक्निक्स को अडॉप्ट करना, तो छोटे फार्मर्स का जो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, छोटे फार्मर्स उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो उसको बेनिफिट ज्यादा को किस फार्मर्स ने, किन फार्मर्स ने लिया? बड़े फार्मर्स ने। ठीक है, तो ये था आपका फेज 1। फेज 2 में क्या होता है? फेज 2 आपका था 70 से लेकर 80 तक, मिड 70 से लेकर मिड 80 तक। ठीक है, तो इसमें क्या उसकी बेनिफिट्स रहे? पहले तो ये वाइड स्प्रेड था। ठीक है, इसने कुछ स्टेटों पे, 3 स्टेटों पे ज्यादा गौर नहीं किया। इसका जो इम्पैक्ट था ग्रीन रेवोल्यूशन का सेकंड फेज का, वो ऑल ओवर द इंडिया देखने में को मिला। ठीक है, वाइड स्प्रेड था, इसमें ज्यादा क्रॉप्स को इंक्लूड किया गया, ऑलमोस्ट सारी क्रॉप्स को इंक्लूड किया गया। गवर्नमेंट ने बेटा लोन प्रोवाइड किए, जब उनको पता था कि बड़े फार्मर ही अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर पा रहे हैं, बड़े फार्मर्स ही बेनिफिट्स को ले पा रहे हैं, छोटे फार्मर्स नहीं ले पा रहे, तो गवर्नमेंट ने उनको लोन प्रोवाइड किया। ठीक है, छोटे फार्मर्स को, वो भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, और देन गवर्नमेंट की जो इंटरफेरेंस थी उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिला स्मॉल फार्मर्स को। ठीक है, ये कुछ चीजें हुई सेकंड फेज में। तो आप देखो सेकंड फेज के कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स निकलते हैं, जो ज्यादा बेनिफिट्स हैं आपके सेकंड फेज के निकलते हैं। तो बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं हम इस चैप्टर के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको समझ आया। थैंक यू वेरी मच।